I want to address you, the people of Iran. Israel stands with you. شیوه‌های دشمن در کشورهای مختلف ईरान उन पहले चुनिंदा देशों में से एक देश था जिसने 1950 में ही इजराइल को देश की मान्यता दे दी थी। तुर्की के बाद में ईरान ने ही जो है इजराइल को एज ए कंट्री कंसिडर किया था। सन 1979 से पहले ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के एले थे और जो ईरान था वो अमेरिका का भी एक तरह से मित्र था और इनके बीच में बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड हुआ करता था। इजराइल जो है ईरान को तकनीक और हथियार प्रोवाइड करता था फॉर सेफ्टी पर्पस और जो है ईरान उसको तेल दिया करता था और इनका काम बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता था 1979 से पहले। उस समय ईरान में जो है राजा का राज चलता था, यानी कि मोनार्ची चलती थी, कोई ऐसे ही गवर्नमेंट नहीं थी अलग से, राजा का ही राज चलता था। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो ईरान और इजराइल जो है डील कर लिया करते थे। ईरान में लोग 1979 से पहले पूरे ही वेस्टर्न कल्चर की तरह रहते थे, यानी कि कपड़े वेस्टर्न कल्चर की तरह पहनना और बाकी जो चीजें पूरी वेस्टर्न कल्चर की तरह किया करते थे। उस समय पर ईरान इजराइल का इतना खास सपोर्टर था कि वो अरब देशों के भी खिलाफ बोलने लग जाता था इजराइल के खातिर। तो आखिर में 1979 के बाद में ऐसा क्या हुआ ईरान में जिससे कि इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ही बड़ी दुश्मनी हो गई और जो है अमेरिका के साथ भी ईरान की दुश्मनी हो गई। इस वीडियो में हम ये सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। 1979 से पहले ईरान में मोनार्ची चलती थी, यानी कि राजा का राज चलता था। तो 1925 से 1979 तक जो है वहाँ पर पहलवी राजवंश का राज था और मोहम्मद रेजा शाह उस टाइम पर वहाँ के राजा थे। तब तक तो ईरान में सब कुछ सही था, यानी कि मोहम्मद रेजा शाह के राज तक तो सब कुछ सही था। ईरान और इजराइल की मित्रता थी और अमेरिका की भी मित्रता थी और सब कुछ जो है एक शांत तरीके से चल रहा था, यानी कि बहुत ही दोनों देशों के बीच में शांति थी, ठीक है, और वेस्टर्न कल्चर पूरा शांति से चल रहा था। उसके बाद 1979 में, यानी कि 1978 से 1979 के बीच में ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है जिसमें जो है अयतुल्लाह खुमैनी की एंट्री होती है। तो 1980 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है ईरान के अंदर तो वहां पर जो है मोहम्मद रेजा शाह को ईरान को छोड़कर जाना पड़ता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन होने के बाद में वहाँ पर अयातुल्लाह खुमैनी का राज आ जाता है। बस अयातुल्लाह खुमैनी की सरकार के आने के बाद ही ईरान और इजराइल के बीच में दरारें आ जाती है और सारे ही रूल जो है अयातुल्लाह खुमैनी वेस्टर्न कल्चर के लिए बदल देता है जैसे वो ईरान में एंट्री करता है। 1979 के बाद से ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है वो धार्मिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। देखो, खुमैनी की जो सरकार है वो एक शिया मुस्लिम सरकार है और वो जो है फिलिस्तीन का अग्रेसिवली सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। वो जो है इजराइल को एक छोटा शैतान का नाम देते हैं कि इसने जो है हमारे फिलिस्तीन की जो पवित्र धरती है, यरूशलेम की जो पवित्र धरती है, उसके ऊपर कब्जा किया है।
और इसराइल का विरोध करने लगते हैं, जिससे इसराइल को भी बहुत बुरा लगता है। दोनों के बीच में जो है दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखो, यरूशलेम जो है मुसलमानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वो उनका तीसरा पवित्र स्थल है। पहला मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा जो है यरूशलेम ही जो है मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है। वहाँ पर जो है इनकी अलग-सा मस्जिद है, जो कि मुसलमानों में बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। वहाँ पर जो है क्रिश्चियन भी मानते हैं उस जगह को, यहूदी भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। यानी कि तीनों के लिए बहुत ही एक स्पेशल जगह है, पवित्र जगह है, जहाँ तीनों धर्मों के लोग जो है इकट्ठा होते हैं एक ही जगह पर। ईरान का धर्मगुरु खुमैनी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो यरूशलेम है वो किसी अन्य देश के नियंत्रण में रहे। वो यरूशलेम के ऊपर फिलिस्तीन का राज चाहता था, ना कि इसराइल का। उसके बाद 1981 से 2000 के बीच में इसराइल के अंदर 2 बड़े फिलिस्तीनी विद्रोह हुए और ईरान जो है धीरे धीरे इसराइल के आसपास वाले आतंकवादी संगठनों को उकसाना शुरू करता है इसराइल के खिलाफ में। जो भी मुस्लिम आतंकवादी संगठन थे उनको जो है पनाह देना शुरू करता है, पैसे और उनको फंड देना शुरू करता है, उनको हथियार देना शुरू करता है और हमास, हिजबुल्लाह, हुती ऐसे आतंकवादी संगठनों को जो है खड़ा करता है इसराइल के खिलाफ में, इसराइल को घेरने के लिए। अब जो है पहला लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का वार होता है इसराइल के ऊपर 12 जुलाई 2006 के दिन, जिसमें हिजबुल्लाह के आतंकवादी इसराइल के बॉर्डर को क्रॉस करके उनके 3 सोल्जर को मार देते हैं और 2 सोल्जर को कैप्चर करके ले जाते हैं, यानी कि पकड़ के ले जाते हैं। बाद में जो है इसराइल उनके ऊपर बहुत ही तगड़ी एयर स्ट्राइक करता है, जिसमें लगभग 1100 लेबनान के लोग मारे जाते हैं और जो उन्होंने 2 कैप्चर किए हुए थे सैनिक, वो भी उनको रिटर्न करने पड़ते हैं इसराइल को। जो इजरायली सैनिक थे उनके द्वारा कैप्चर किए गए थे, वो भी बाद में वो इसराइल को सौंप देते हैं। यह पूरा युद्ध जो है 34 दिन चला था और 1100 लेबनीज लोगों की डेथ हुई थी और 42 जो है इसराइली लोगों की डेथ हुई थी। और फिर 14 अगस्त 2006 के दिन यूएन द्वारा इनके बीच में समझौता करवा दिया गया था, सीज फायर करवा दिया गया था शांति के लिए। दूसरा वार जो है इसराइल हमास वार है, जो गाजा द्वारा 2014 में शुरू किया जाता है। 8 जुलाई 2014 को यह युद्ध गाजा और इसराइल के बीच में शुरू होता है और 26 अगस्त को जो है खत्म हो जाता है। यह जो युद्ध होता है बहुत ही भीषण युद्ध होता है इसराइल और गाजा के बीच में। इसमें जो है गाजा जो है इसराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट दागता है, जिसमें 3 इजरायली टीनेजर बच्चों की मौत हो जाती है। इसके बाद जो है इसराइल अपना बहुत ही अग्रेसिव रूप दिखाता है और 2251 के लगभग फिलिस्तीनी लोगों को मार देता है, जिसमें 73 इजरायली सैनिकों की भी मौत होती है और जो है 5 लाख के लगभग लोग जो है गाजा पट्टी से दूर चले जाते हैं, यानी कि वो लगभग 5 लाख लोगों का विस्थापन होता है इस युद्ध के अंदर। फिर जो तीसरा अटैक हमास द्वारा किया जाता है वो 10 मई 2021 को किया जाता है। वापस से जो है रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं इसराइल के ऊपर। बहुत ही ईस्ट यरूशलेम में जो है वायलेंस फैलाया जाता है और उसके बाद जो है हमास द्वारा इसराइल के ऊपर रॉकेट दागे जाते हैं, जिसके बाद जो है रिएक्शन में इसराइल जो है गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक वापस से करता है और उसमें 250 फिलिस्तीन लोगों की जान चली जाती है वापस से और 13 इजरायली लोग मारे जाते हैं। हर बार जो है इजरायली लोग जो है बहुत ही कम मारे गए और जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो बहुत ज्यादा मारे गए हैं वार में, ठीक है। और 21 मई 2021 को जो है सीज फायर कर दिया जाता है और वार को जो है शांत कर दिया जाता है, वापस से शांति का माहौल बना दिया जाता है। अब इसके बाद में जो 2023 7 अक्टूबर 2023 का जो वार है वो बहुत ही खतरनाक और डेडलीस्ट वार जिसे हम बोल सकते हैं इसराइल और हमास के बीच में। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के कुछ आतंकवादी इसराइल में घुसकर जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए लोगों के बीच में कुछ फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, उनमें घुस करके सीधा लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और जो है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें 1200 लोग जो है मारे जाते हैं इसराइल के और 240 जो है अत्यंत बेहद खराब स्थिति में घायल हो जाते हैं। शायद उनकी भी बाद में मौत हो जाती है, यानी कि टोटल अप्रोक्सीमेटली 1400 लोगों की डेथ होती है उसके अंदर। उसके बाद इसराइल जो है रिटेलिएशन में वापस से गाजा के ऊपर बहुत ही तगड़ी एयर स्ट्राइक करता है और पूरा गाजा का इन्वेजन कर देता है, यानी गाजा को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। इस युद्ध में गाजा से लगभग 2 मिलियन लोग जो है विस्थापित हुए थे, अपनी जगह को छोड़कर चले गए थे। इतनी बुरे तरीके से इसराइल ने गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। इसराइल ने लगभग 10,000 लोगों को मार दिया था गाजा के अंदर। सोचो तुम लोग कि 10,000 लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो कितने हो जाते हैं, यानी कि इतने लोगों को ऐसे ही मार दिया था युद्ध में। दोनों के बीच की लड़ाई में 10,000 लोग ऐसे ही झोंक दिए गए थे और ईरान जो है ऐसे ही आतंकवादी संगठनों को फंड और जो है वेपन सप्लाई करता है, जो कि बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसराइल को वहाँ पर जीने की समस्या है। अगर वो हथियार छोड़ देगा तो ये लोग उसे जीने नहीं देंगे, खत्म कर देंगे, यानी कि थोड़े दिन बाद नक्शे पर आपको इसराइल नजर ही नहीं आएगा अगर वो हथियार उठाना छोड़ दे तो। इसलिए उसे हथियार उठाना भी जरूरी है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने हक को बनाए रखने के लिए, ठीक है।
तो इसराइल तो फिर मारता है, उसके 4 लोगों को ये लोग मारते हैं तो 1000 लोगों को मारता है। इसके बाद से अभी तक इसराइल में कोई भी शांति नहीं हुई है। उसने जो है 1 अक्टूबर को लेबनान में इन्वेजन शुरू कर दिया, ग्राउंड इन्वेजन, अपने टैंक भेजना शुरू कर दिया। 27 सितंबर को जो है उसने हिजबुल्लाह के हेड को यानी कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया, हमास का सफाया कर दिया, उसने हुतियों पर मिसाइल दाग दी। बाकी अब जो है बारी ईरान की है डायरेक्टली, क्योंकि ईरान ने जस्ट जो है अभी 200 मिसाइल उसके ऊपर स्ट्राइक कर दी और थोड़े दिन पहले भी उसने लगभग इतनी ही मिसाइल जो है स्ट्राइक कर दी थी। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, हो सकता है हम वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर ही जी रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। और इस ईरान के इन्वेजन में जो है इसराइल का खुल्ला सपोर्ट है अमेरिका का। अमेरिका जो है खुलेआम बोल रहा है कि हाँ मैं इसराइल का सपोर्ट करूंगा और जो ईरान के जो ऑयल डिपोज है उनको नष्ट कर दूंगा। तो ये वार जो है बहुत बड़ा होने वाला है, शायद और भी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए और ईरान जो है पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहा है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खेमनेई, उन्होंने अभी जस्ट स्पीच दी है जो कि इसराइल के बहुत ही विरोध में है कि हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, और वो भी AK-47 के साथ में। बूढ़े ने AK-47 के साथ में स्पीच दी, कभी भी नहीं आया बाहर, मतलब ऐसे स्पीच नहीं देता। बहुत दिन बाद जो है बूढ़ा बाहर आया है और उसने स्पीच दी है पब्लिक में, ठीक है। तो आगे कुछ बड़ा ही होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर में ईरान को इसराइल से मेनली प्रॉब्लम क्या है। एक तो उसको इसराइल प्रेजेंट करता है इस दुनिया में, प्रेजेंस है, बस उसको ये समस्या है कि इसराइल नाम का कोई कंट्री नहीं होना चाहिए। दूसरा कि उसने जो है यरूशलेम और जो है फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा कर रखा है, तो वो जो पूरी जमीन है वो फिलिस्तीन को दे दे, इसराइल जो है फिलिस्तीन को दे दे तो ईरान जो है शांत हो जाएगा। तीसरा जो है ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फकीरजादा, उनको जो है इसराइल ने मार दिया था, क्योंकि इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान के पास में कोई भी न्यूक्लियर पावर आए, क्योंकि वो उसके प्रेजेंस पर खतरा हो जाएगा। यानी कि अगर एक भी न्यूक्लियर मिसाइल या बॉम्ब अगर इसराइल के ऊपर ईरान द्वारा दागा गया तो इसराइल जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इस दुनिया से, ठीक है। इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान के पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन आए, ठीक है। यही मेन रीजन है ईरान और इसराइल के बीच के वार के। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मेन रीजन क्या है ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई की। तो वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।